जी स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि मैग्नेटिक मटीरियल में कौन कौन सी इंटरेक्शंस पॉसिबल हैं और फिर उन इंटरेक्शन की वजह से कौन कौन सी एनर्जीज़ होती हैं। बेसिकली कोई भी सिस्टम हमारे पास हो तो उसमें हमें उसके सिस्टम की स्टेबिलिटी देखने के लिए हम इसकी टोटल एनर्जी निकालते हैं। तो जब टोटल एनर्जी मिनिमम होगी तो वो एक स्टेबल सिस्टम बनेगा। इस तरीके से मैग्नेटिक मटीरियल में भी हम टोटल एनर्जी निकालते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं कि कौन कौन सी इंटरेक्शंस हैं और टोटल एनर्जी क्या बनेगी। तो जो गिब्स फ्री एनर्जी फॉर फेरोमैग्नेटिक मटीरियल है वो हमारे पास आ जाएगी। फाई गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू यू माइनस टी डॉट एस माइनस सिग्मा डॉट ई माइनस म्यू डॉट एम एच एक्सटर्नल डी वी डेरिवेटिव ओवर होल वॉल्यूम। तो इसमें जो एक्सप्रेशन है यू, ये जो टर्म है यू अगर सिर्फ ले लें यू, तो ये एनर्जी आ जाएगी इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इस तरीके से ये हम अभी देखते हैं सेपरेटली, ये टर्म्स सारी टर्म्स को देखते हैं, यू को टी डॉट एक्स को, ये बेसिकली एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम्स। फिर उसको जब आप ऐड करके इंटीग्रेट करेंगे तो वो टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो फर्स्ट देखते हैं यू इज़ द इंटरनल एनर्जी। तो सिस्टम की जो फेरोमैग्नेटिक जो भी मैग्नेटिक मटीरियल है उसकी टोटल एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है। तो इंटरनल एनर्जी में इन जनरली दो टाइप की एनर्जीज की कंट्रीब्यूशन होती है जो मिलके इंटरनल एनर्जी बनती हैं। फर्स्ट है लोकल कंट्रीब्यूशन। लोकल एनर्जीज वो होती हैं कि दैट डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नेटाइजेशन एट दैट पॉइंट। इसको इस तरह कह लें कि ये शॉर्ट रेंज एनर्जी जो आ जाती हैं कि जो सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर ये डिपेंड करती है। अगर आप एक मोमेंट से दूर चले जाएं तो वो फिर वो एनर्जी वो बहुत वीक हो जाएगी। जैसे हमने एक्सचेंज एनर्जी देखा था पहले, कोई शॉर्ट रेंज होती है। इस तरीके से दूसरी है नॉन लोकल, दैट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नेटाइजेशन एट एवरी पॉइंट ऑफ द सैंपल। कि उस पॉइंट पे जो एनर्जी आएगी, अगर किसी सैंपल में किसी और पॉइंट पे मैग्नेटाइजेशन चेंज होगी तो उस चेंज मैग्नेटाइजेशन की वजह से इस पॉइंट पे एनर्जी में चेंज आएगी, तो वो नॉन लोकल एनर्जी कहलाएगी। मीन कि वो दूर तक उसका इफेक्ट आ रहा है। तो अब इसमें देखते हैं ये कौन कौन सी एनर्जी हो सकती हैं। अगर हम देखेंगे जो लोकल एनर्जीज़ हैं उसमें है एक्सचेंज एनर्जी। ये थोड़ा सा हमने देखा था एक्सचेंज इंटरेक्शंस और उसकी वजह से एनर्जी, इसको आगे भी हम देखेंगे। फिर एनिसोट्रोपिक एनर्जी, ये भी आगे डिटेल से पढ़ेंगे। और इंटरेक्शन विद एक्सटर्नल फील्ड, कि जब उसको मैग्नेटिक मटीरियल को हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उस वक्त जो एनर्जी आएगी वो बन जाएगी। और फिर मैग्नेटो इलास्टिक एनर्जी, जो इलास्टिक इफेक्ट आते हैं इसमें मटीरियल में स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह आते हैं। और फिर डाइपोलर इंटरेक्शंस, ये जो है ये सारी लोकल एनर्जीज आती हैं। मतलब जो इंटरनल एनर्जी के अंदर, ये इंटरनल एनर्जीज हैं और ये लोकल एनर्जीज में आती हैं, ठीक है। और जो दूसरी हैं वो नॉन लोकल एनर्जी, उसमें ये डाइपोलर इंटरेक्शंस, थोड़ा सा हमने जो पिछले लेक्चर में देखा था डाइपोलर इंटरेक्शन, फिर या उसको इससे स्ट्रे फील्ड होती है डाइपोलर इंटरेक्शन की वजह से। और इसके अलावा मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव एनर्जी, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंस। मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव एनर्जी ये होती है कि जब किसी मैग्नेटिक मटीरियल को, जैसे इसको अगर मैं मैग्नेटिक मटीरियल को मैं इस तरफ मैग्नेटाइज करूं तो इस लेंथ के अलॉन्ग मैग्नेटाइजेशन, मतलब इस तरफ का फील्ड मैंने इधर अप्लाई की और ये इधर मैग्नेटाइज होता है, तो ये मैग्नेटाइजेशन के अलॉन्ग इसकी लेंथ या इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ हो जाएगी। लाइक कि मे बी कि इसकी लेंथ अगर इंक्रीज़ हो जाती है तो ये थोड़ी सी लेंथ इसकी ये बन जाएगी, ठीक है। और अगर लेंथ डिक्रीज़ हो जाती है ओरिजिनल से तो वो मे बी इस तरह हो जाएगी, ये पहले से थोड़ी सी शॉर्ट लेंथ हो जाएगी। ये फिनोमेना क्या कहलाता है, मैग्नेटो स्ट्रिक्टिव फिनोमेना। जिस तरह ये हमारे पास होता है वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये उससे मिलता ही होता है। पीजो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड में होता है, ठीक है। बेसिकली ये फिनोमेना है कि जब फील्ड अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेटिक मटीरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो फील्ड के अलॉन्ग उसकी लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। तो ये भी टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में इसकी भी कंट्रीब्यूशन आ जाती है। उसके बाद दूसरी टर्म जो हमारे पास थी ये तो यू हो गया हमारे पास। यू में हमने क्या क्या देख लिया, लोकल दो तरह की एनर्जी हो सकती है, लोकल और नॉन लोकल। लोकल मीन शॉर्ट रेंज, नॉन लोकल मीन लॉन्ग रेंज। और ये कौन कौन सी एनर्जी जो यू के अंदर आती हैं, वो एक्सचेंज एनर्जी, एनिसोट्रोपी एनर्जी, इंटरेक्शन विद एक्सटर्नल फील्ड, मैग्नेटो इलास्टिक इफेक्ट्स, और फिर डाइपोलर इंटरेक्शंस, स्ट्रे फील्ड,
मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव एनर्जी, ठीक है। इन सबको ऐड कर लें तो टोटल एनर्जी आ जाएगी हमारे पास U पर यूनिट वॉल्यूम, फिर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो टोटल एनर्जी U आ जाएगी। देन उसके बाद सेकंड टर्म जो हमारे पास थी इस रिलेशन में वो थी T.S, ठीक है। तो T.S ये आती है बेसिकली एंट्रोपी की वजह से, क्योंकि हमें एंट्रोपी का पता है कि एंट्रोपी इज इक्वल टू S इज इक्वल टू Q/T, टेम्परेचर T। तो यहाँ से Q एनर्जी, Q इज इक्वल टू S इंटू T या T इंटू S, तो ये वो एनर्जी आ जाती है डेट करस्पॉन्ड टू इंट्रोपी की वजह से जो एनर्जी है इसमें। फिर इसके बाद है सिग्मा डॉट T, जो थर्ड टर्म T। सिग्मा इज एंड E आर स्ट्रेन, सिग्मा स्ट्रेन एंड E इज स्ट्रेस, ठीक है। तो इनकी वजह से जो एनर्जी बनेगी उसमें अगर आप मटीरियल में स्ट्रेस जस्ट प्रोड्यूस होता है या मटीरियल स्ट्रेच होता है या कंप्रेस होता है तो उसकी वजह से स्ट्रेस और स्ट्रेन होगा, तो उससे के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जीज आएंगी वो इसमें कवर हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद अब इसकी जो लास्ट टर्म थी हमारे पास ये भी हो गया। जो लास्ट टर्म थी μ0m.H एक्सटर्नल, ये बताती है कि उस मटीरियल को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे मैग्नेटिक मटीरियल को, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो उसकी एनर्जी होगी वो ये बताएगी m.H। m उस मटीरियल की मैग्नेटाइजेशन है और H एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो उसमें इसकी जो एनर्जी बनेगी वो m', ये जो हमने देखा था ना कि मैग्नेटिक मूवमेंट की एनर्जी होती है m.H, तो ये मैग्नेटाइजेशन आ गई, इसका मतलब है कि टोटल उसकी एनर्जी आ जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, फिर इसको ओवर द वॉल्यूम हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसी क्वेश्चन नंबर 1 में। तो ये तो हमारे पास हो गया कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में मोस्टली ये एनर्जीज होती हैं, ठीक है। और एनर्जीज को ऐड करके हमारे पास टोटल गिब्स फ्री एनर्जी आ जाती है। जहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी मिनिमम होगी तो वो एक स्टेबल, एक उसकी डोमेन स्टेबल हो जाएंगी, उस एनर्जीज पे डोमेन वाल स्टेबल हो जाएगी और मैग्नेटाइजेशन को सारी चीज़ें उसमें मेंटेन हो जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारे था एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी होती है ड्यू टू एक्सचेंज इंटरेक्शंस, कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी हम देखा था, ये होती है फेरोमैग्नेटिक में, एंटी फेरो में, फेरी में, ठीक है। कि उसमें जो मूवमेंट्स हैं दे टेंड्स टू अलाइन, ठीक है, क्योंकि उनके बीच की एक्सचेंज इंटरेक्शन की वजह से। एक्सचेंज इंटरेक्शन इज बेसिकली इज अ क्वांटम मैकेनिकल इंटरेक्शन, इसका क्लासिकल कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसको जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके तो उसको हम ये टर्म निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पिन की जो एनर्जी है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सचेंज इंटरेक्शंस, डायरेक्ट एक्सचेंज एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ये होता है कि दो अगर एटम्स हैं, जिस तरह आयरन के दो सॉलिड क्रिस्टल के अंदर ना आयरन एटम अरेंज है, तो आयरन और आयरन के बीच में डायरेक्ट जो उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ये जो ओवरलैप कर रहे होंगे उसके बीच में एक्सचेंज इंटरेक्शन आएगी, जो भी ऑर्बिट्स ओवरलैप कर रहे हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स। और इनडायरेक्ट मीन कि उसमें कोई तीसरा एटम होगा जो एक्सचेंज इंटरेक्शन डिवेल्प करेगा। जिस तरह इसकी एग्जांपल है निकल ऑक्साइड, कि एक निकल फिर ऑक्सीजन फिर निकल, तो दो निकल के बीच में जो इंटरेक्शन होगी वो ऑक्सीजन की वजह से होगी, वो इनडायरेक्ट होगी, डायरेक्ट नहीं है निकल ऑक्साइड में। अगर सिर्फ निकल देखें तो वो डायरेक्ट है निकल और निकल में। सिर्फ निकल होता है फेरोमैग्नेटिक और निकल ऑक्साइड होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक। अच्छा, अब डायरेक्ट पहले देखते हैं डायरेक्ट एक्सचेंज इंटरेक्शन। उसकी एग्जांपल है हाइजेनबर्ग एक्सचेंज इंटरेक्शन विच इज़ अ डायरेक्ट एक्सचेंज इंटरेक्शन, और ये विच इज़ इक्वल टू H एक्सचेंज इज इक्वल टू -2 JE सिग्मा J इससे S.SJ। इसमें S वो स्पिन्स हैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स की। अगर ये ये एक एटम है सॉलिड के अंदर, क्रिस्टल के अंदर, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इस तरह डिफरेंट एटम्स हैं, वो अगर अलाइन है तो उनके बीच में ये जो एक्सचेंज इंटरेक्शन इस तरह होगी। अगर मैं कोई एक एटम ले लूँ, लेट्स से कि मैं ये वाला एटम ले लूँ, ये स्पिन ले लूँ, तो इसकी सब के साथ इंटरेक्शन निकालूँ, ठीक है, और फिर दूसरा ले लूँ उसकी सब के साथ निकालूँ, तो ये बनेगा आई, एक आई का एटम, इसकी सब के साथ जे के साथ फिर जे, तो SI.SJ। समटाइम इसको सिंपली SI भी लिख देते हैं जे को निगलेक्ट करके। तो इसका भी पूरा प्रूफ है जिसमें हमें करने की ज़रूरत नहीं है। जे इस केस में जे जो है वो एक्सचेंज इंटीग्रल या एक्सचेंज कांस्टेंट,
और ये बेसिकली ये बताता है कि एक्सचेंज कितनी स्ट्रॉन्ग है दो एटम्स के बीच में या आइंस के बीच में। जो जे की वैल्यू है वो डिपेंड करती है इंटरएटॉमिक स्पेसिंग पे, कि अगर ये एक एटम है, ठीक है, और ये दूसरा एटम है सॉलिड में, ये क्रिस्टल फॉर्म अरेंजमेंट अलाइन है, और इनका बीच का जो डिस्टेंस है, एटम्स का बीच का डिस्टेंस, वो एटम्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो आर है, इंटरएटॉमिक स्पेसिंग उसको कह लें, इंटरएटॉमिक स्पेसिंग दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस वो आर है। जैसे जैसे आर वेरी करेगा, मीन के एटम एक दूसरे के पास आते हैं या दूर जाते हैं, तो उससे जो जे की वैल्यू वो इस तरह इंक्रीज होगी। ये इस तरह ग्राफ में नज़र आ रहा है जैसे, ठीक है। तो इस ग्राफ के बेसिकली दो पोर्शन है कि अगर मैं इसको यहाँ से ऊपर से देख लूँ, ये तो इस पोर्शन में जे की वैल्यू ये पॉजिटिव है, जे ई जो एक्सचेंज इंटीग्रल है, ये जे ई ये वाला, ये इंटरएटॉमिक जैसे जैसे आर इंक्रीज हो रहा है, मीन कि ये एटम दूसरे के दूर जाएंगे, तो जे की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, फिर जब वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो रीजन है जहाँ पे जे पॉजिटिव है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इंट्रैक्शन बनेगी वो फेरोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन होगी, मीन कि इस डिस्टेंस पे एटम्स जो है वो उनके मूवमेंट्स पैरेलल अलाइन होंगे और मटेरियल फेरोमैग्नेटिक बनेगा, ठीक है। कि अगर मैं यहाँ से आर कम करूँ तो इस जगह पर ये एक्सचेंज इंटीग्रल मैक्सिमम है, ठीक है। फिर इस डिस्टेंस पर आके वो एक्सचेंज इंटीग्रल बिल्कुल क्या हो गया, वो ज़ीरो हो गया। तो इस रीजन में इस रीजन में जो ग्रीन कलर का है, इसमें ये फेरोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन होगी। अच्छा, अगर एटम दूसरे के बहुत पास आते हैं तो फिर में एंटी फेरोमैग्नेटिक अलाइनमेंट होगी, तो उस केस में ये ग्राफ इस तरह नीचे जा रही है। तो इस केस में जे की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। नेगेटिव होने के बाद मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो ऑपोजिट अलाइन होंगे, ठीक है। इन्हीं जो है ना एटम्स के जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स होंगे वो ऑपोजिट अलाइन होंगे। स्पिन पहले इसके लिए वो पैरेलल अलाइन थे, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे इनडायरेक्ट एक्सचेंज इंट्रैक्शन।